हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने स्टडी को भी कंटिन्यू किए होंगे। चलिए आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर 3 स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑर्डर ऑफ एक्शन पढ़ेंगे। ऑर्डर ऑफ एक्शन मतलब यदि केमिकल काइनेटिक्स में सबसे वेटेज दिया जाए कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑर्डर ऑफ एक्शन। पहले हम लोग इसे डिफाइन करें, फिर हम लोग समझें कि ऑर्डर ऑफ एक्शन है क्या बेसिकली और कौन कौन से ऑर्डर ऑफ एक्शन मुझे पढ़ने। तो चलिए सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं। इसका डिफिनेशन है सम ऑफ पावर on concentration in rate law expression in sum of power on concentration in rate law expression is called order of action. Order of action. यहां पे एक इंपॉर्टेंट सी बात कही गई है। क्या इंपॉर्टेंट सी बात की गई है कि सम ऑफ पावर ऑन कंसंट्रेशन इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, इक्वेशन जो बनता है उसे ऑर्डर ऑफ एक्शन करते हैं। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सपोज करो कि मेरे पास एक रिएक्शन दिया हुआ है। यहां पे हम लोग एक रिएक्शन लिखते हैं 2H2O2 that was converted into H2O प्लस क्या लिखेंगे फ्रेंड्स O2। यहां पे हम लोग शुरू करते हैं। अब इस रिएक्शन का यदि हम लोग रेट लिखें लॉ ऑफ मास एक्शन से, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, तो क्या कहेंगे? उसने जो सीधा बताया था कि जो रेट ऑफ एक्शन होगा दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 पे पावर कितना कहा था? 2 करने को कहा था। बट ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि उस बार भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये थ्योरेटिकल ऑब्जर्वेशन है। दिस इज व्हाट, ये थ्योरेटिकल ऑब्जर्वेशन है। तो मेरा रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या करता है? रेट लॉ करता है, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ देखें तो रेट लॉ क्या करता है कि जो इसका रेट ऑफ रिएक्शन होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 के। मतलब इसका ऑर्डर ऑफ एक्शन अगेन 1 है। मतलब यहां पे पावर कितना हो जाएगा? 1 होगा। मैं आपको क्या बोला कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में, रेट लॉ एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन पे जो पावर होता है वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना है? ऑर्डर ऑफ एक्शन इसकी बात करें तो कितना होगा इसका ऑर्डर ऑफ एक्शन? इसका ऑर्डर ऑफ एक्शन होगा फ्रेंड्स 1। ओके, तो ये आपने ध्यान देना है थोड़ा। ऐसे नहीं कि हमने देखा कोएफिशिएंट सीधे पावर रेज कर दिया और उसे ऑर्डर ऑफ एक्शन कर दिया, ये गलत होगा। तो सही क्या होगा? सही होगा रेट लॉ एक्सप्रेशन। और आपको पता है कि ये जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है दिस इज एक्सपेरिमेंटली फाउंडेड। ये जो हम लोग रेट निकालते थे, पिछले क्लास हम लोगों ने रेट लॉ को ही देखा था कि रेट लॉ एक्सप्रेशन हम लोग निकालते कैसे हैं। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में हमने देखा था कि डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन लेते हैं और कंसंट्रेशन चेंज करने के बाद देखते हैं कि रेट कैसे वैरी कर रहा है। उस बेसिस से हम लोग क्या निकालते थे? रेट लॉ निकालते थे, जो एग्जैक्ट रिलेशन बताता था रेट और कंसंट्रेशन के बीच। बात समझ में आ रही? इसलिए हमें ये तो नहीं फॉलो करना है, बट ये जरूर इंपॉर्टेंट है कि जो मेरा रेट लॉ एक्सप्रेशन करता है उस रेट लॉ पे जो पावर होता है वही हम लोग का ऑर्डर ऑफ एक्शन का है। कुछ और एग्जांपल्स लेता हूं। यहां पे हम लोग दूसरा इक्वेशन लेते हैं। जैसे कि इक्वेशन हमने लिया 2NO2 F2
reacts to give 2NO2F। अगेन मैं आपसे कहूं कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? दिस इज इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल NO2 पे पावर 2 एंड F2 पे पावर 1। अगेन दिस इज थ्योरेटिकल लॉ, दिस इज अकॉर्डिंग टू व्हाट? लॉ ऑफ मास एक्शन। मैं आपको बार बार कह रहा था कि लॉ ऑफ मास एक्शन सही डेटा नहीं देता क्योंकि ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसका मतलब दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। यदि इसी का हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग लिखें तो इसमें ROR कहता है कि NO2 पे पावर 1 और F2 पे पावर 1। दिस इज अकॉर्डिंग टू व्हाट? दिस इज अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन। और ये हम लोग निकालते कैसे हैं? ये निकालते हैं हम लोग एक्सपेरिमेंटली। एक्सपेरिमेंटली हम लोग देखते हैं कि NO2 के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ना कि पावर 2 होता है। ये गलत है। ओके फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं ये इसके डायरेक्टली होता है, ये भी डायरेक्टली। तो मैं आपको क्या बताया था? मैं आपको बेसिकली बताया था कि सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन इन रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहां पे भी हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखें इस रिएक्शन का, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा फ्रेंड्स? यहां होगा 1 and 1 कितना होगा? तो ये आपने ध्यान देना है थोड़ा। एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है एसिटाल्डिहाइड। दिस इज कन्वर्टेड इनटू CH4, साथ में क्या लिखते हैं? CO। अब यदि मैं आपसे ये कहूं कि फ्रेंड्स यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, तो बहुत सारे लोग यहां पे पावर कितना कर देते हैं? 1 कर देते हैं। क्यों पावर करते हैं 1? क्योंकि उन्हें तो यहां पे 1 दिखा। बट दिस इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। बार बार मैं कह रहा हूं लॉ ऑफ मास एक्शन। एंड लॉ ऑफ मास एक्शन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देता है, अगेन क्योंकि ये थ्योरेटिकली ऑब्जर्व है। सो अगेन दिस इज रॉन्ग। अब इसका यदि हम लोग देखें कि एग्जैक्ट ROR किस पे डिपेंड किया? रेट लॉ एक्सप्रेशन पे। तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन में आता है, 1.5 आता है। दिस इज अकॉर्डिंग टू व्हाट? रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इन रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ये होगा 1.5। तो मैं आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का डिफिनेशन समझाने का कोशिश किया। होप करता हूं आप ये डिफिनेशन समझ गए होंगे, आपको याद भी हो गया होगा। कितनी सी बात याद रखनी है? सम ऑफ पावर ऑन कंसंट्रेशन इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। जो रेट लॉ का एक्सप्रेशन बना है ना, उस पे जो पावर है उसे हम लोग ऐड कर देते हैं, ना कि लॉ ऑफ मास एक्शन। क्योंकि ये तो कंप्लीट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है और ये कंप्लीट एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। तो क्लियर सी बात है कि जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेशन मिलेगा वो सही मिलेगा। इसी से रिलेटेड यहाँ एक टर्म मोलेकुलरिटी भी आता है, बट मोलेकुलरिटी का डिस्कशन हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के जस्ट बात करेंगे और देखेंगे कि मोलेकुलरिटी क्या है। ओके, मोलेकुलरिटी से भी हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, लेकिन कैसे, वो थोड़े लेक्चर के बाद का वो सीरीज बनेगा। फिलहाल आज हम लोग फोकस करें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग मूव करते हैं जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसमें सबसे पहले आज की क्लास पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है? व्हाट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन? पहले में मैं आपको बताया था, एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मेरे पास A प्लस B दैट वाज कन्वर्टेड इनटू P। यहां पे हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ A लेता हूं, यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ B लेता हूं और यहां पे रेट लेता हूं। सपोज करो कि A का कंसंट्रेशन हमने 1 मोलर लिया, इसका 2 मोलर लिया, रेट मेरा X है, X मोल पर लीटर पर सेकंड।
यहां पे क्या करते हैं कि बी के कंसंट्रेशन को कांस्टेंट करते हैं लेकिन इसको डबल करते हैं। तो देखते क्या है कि रेट मेरा अभी भी एक्स ही है। व्हाट डज इट इंडिकेट? इसको कांस्टेंट करने के बाद, इसको कांस्टेंट कर, जिसके आपको बताया था जिसके रिस्पेक्ट में आपको निकालना है, उसके साथ जो रिएक्टेंट है उसको कांस्टेंट लेते हैं ताकि जो भी रेट चेंज मिले ए के रिस्पेक्ट में मिले। यहां पे हमने ए के कंसंट्रेशन को डबल किया तो देखा कि रेट में कोई चेंज नहीं। बिल्कुल ऐसे ही रिएक्शन को जीरो ऑर्डर रिएक्शन करते हैं। यहां पे ए का आर ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ पावर 1। मतलब क्या हुआ, यहां पे पावर क्या करेंगे? जीरो। मतलब हम लोग यहां पे कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाएं फिर भी ये टर्म क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। या इसको घटाते जाएं फिर भी ये टर्म क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ऐसा रिएक्शन जिसमें कंसंट्रेशन के बढ़ाने, घटाने, मल्टीपल करने से रेट इंडिपेंडेंट हो, रेट एक कांस्टेंट रेट से मूव करे, रिएक्शन एक कांस्टेंट रेट से मूव करे, ऐसे रिएक्शन को हम लोग करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन आप समझ गए होंगे। व्हाट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन? कंसंट्रेशन के बढ़ाने घटाने से जो इंडिपेंडेंट हो ऐसे रिएक्शन को करते हैं हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब एक काम करते हैं, आते हैं इसके एक्सप्रेशंस पे, इसके एक्सप्रेशंस को कैसे लिखें। फ्रेंड्स, सपोज करो मेरे पास एक रिएक्टेंट है ए दैट वाज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट बी। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैसा है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो यदि मैं यहां पे ये बात करूं कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए माइनस डी ए बाई डी टी, दिस इज व्हाट? दिस इज रेट ऑफ disappearance, rate of disappearance of A, तो माइनस dA by dt is directly proportional to concentration of A to the power क्या करेंगे फ्रेंड्स? यहाँ पे जीरो करेंगे। इसका डिसअपियर करने का रेट इसके कंसंट्रेशन पे पावर कितना होगा? जीरो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि मेरा जीरो यहां पे क्या है? दिस वाज व्हाट? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक काम करते हैं फ्रेंड, यहां पे हम लोग इसको हटाकर एक कांस्टेंट देता हूं, डी ए बाई डी टी इक्वल टू के। अब आप जान रहे हो ना ये टर्म कितना होगा? 1, वेयर के इज कॉल्ड व्हाट? के इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। तो यदि मैं आपसे ये कहूं, सपोज करो ये मेरा A है और ये P है, एट T इक्वल टू 0, इनिशियली हमने A का जीरो कंसंट्रेशन लिया तो ये क्या होगा? जीरो होगा। एंड एट T इक्वल टू T इस A0 में से X डिसअपियर हुआ तो एपियर कितना होगा फ्रेंड्स? X एपियर होगा। ओके, यहां पे ये डिसअपियर हुआ तो ये क्या होगा? एपियर होगा। यदि मैं आपसे कहूं इसी को A0 माइनस एक्स को हम लोग करते हैं बेसिकली AT। क्या करते हैं? T। व्हाट इज AT? AT इज द रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ A आफ्टर टाइम T। AT इज व्हाट? दिस इज द रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ A, रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ A आफ्टर टाइम T। टी टाइम के बाद इसका ये रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टाइम टी, टी टाइम के बाद इसका रिमेनिंग कंसंट्रेशन। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पे यदि हम इंटीग्रेटेड लॉ निकालना चाहें तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे? बेसिकली यहां पे एक काम करेंगे फ्रेंड्स, डी ए इक्वल टू हम लोग क्या लिख देंगे यहां पे? के डी टी। इसको यदि इंटीग्रेट करें तो आप खुद ही देख रहे हो, इंटरवल आप ले रहे हो 0 टू, चले कहां से? 0 से, गए कहां तक? टी टाइम तक। तो मेरा जब 0 था तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था? दैट वाज A0
और यहां पे कितना था फ्रेंड्स, दैट वाज 80। ये मेरा अपर लिमिट क्या था, 80। एक काम करते हैं, ये सारी चीज आप समझ गए होंगे, थोड़ा सा इधर मिटाता हूं। ओके, अब इसको इधर फॉरवर्ड हम प्रोसेड करते हैं। आफ्टर इंटीग्रेशन दिस बिकम्स ए, ये क्या बन जाएगा ए, और इस ए पे मेरा अपर लिमिट है 80, लोअर लिमिट है ए नॉट विद द साइन नेगेटिव, एंड साइन क्या है, नेगेटिव, और ये बन जाएगा तुम्हारा के टी। यहां भी लिमिट यदि लेते हैं तो टी ही रह जाएगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, दिस इज माइनस साइन नेगेटिव। ओके फ्रेंड्स, इसको एक बार ला के रखते हैं तो ये क्या बन जाएगा बोलो, 80, और फिर माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, दैट बिकम्स ए नॉट, एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, के टी। यदि यहां से हम लोग लिखना चाहेंगे तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा ए नॉट माइनस 80, और ये क्या हो गया हम लोग का k। दिस इज द इक्वेशन ऑफ, दिस इज द इक्वेशन ऑफ, इक्वेशन तो मेरा ये बना, इसको फॉर्मूला कर सकते हैं। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। व्हाट इज ए नॉट, इनिशियल कंसंट्रेशन 80, 80 is the after time t remaining concentration. This was what, remaining, बचा हुआ, remaining concentration of A, and this was friends initial concentration. Okay, होप करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी और आप इसे अच्छे से पैरेलल नोट्स पे बनाते जाना। चलिए आप इसे नोट डाउन कर लें। ओके फ्रेंड्स, इसे मिटाता हूं। एक काम करते हैं, यहां पे हम लोगों ने इक्वेशन क्या निकाला था, हम लोगों ने इक्वेशन निकाला था k इक्वल टू ए नॉट माइनस 80, बाय में क्या लिखा था फ्रेंड्स, t लिखा था। आपको ध्यान हो तो अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 80 इक्वल टू क्या था, बेसिकली ए नॉट माइनस एक्स। एक काम करो ना, ये वाला वैल्यू यहां पे लाके रखते हैं, क्या बनेगा, k इक्वल टू ए नॉट माइनस ए नॉट प्लस एक्स, बाय में क्या होगा फ्रेंड्स, t। यहां एक इक्वेशन बनेगा k इक्वल टू एक्स बाई टी, सो वी कैन राइट x इक्वल टू के टी। तो ये भी हम यहां से लिख सकते हैं। व्हाट इज x? x इज द डिसअपियर्ड अमाउंट फ्रॉम इनिशियल कंसंट्रेशन, k रेट कांस्टेंट एंड t इज व्हाट, टाइम। तो ये हम लोगों का एक फॉर्मूला निकला, मतलब दोनों बातें हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये तो लिखेंगे ही, ए नॉट क्या है, ए टी क्या है, टी टाइम के बाद रिमेनिंग कंसंट्रेशन ए नॉट माइनस एक्स, एक्स इज द डिसअपियर्ड अमाउंट, एंड इसी से हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू के टी। तो चलिए ये बेसिक सी बात मुझे पता चला यहाँ पे। अब थोड़ी सी बातों को आगे बढ़ाते हैं। अगला पॉइंट मेरे लिए है यहाँ पे कुछ टर्म जानने हैं। टी हाफ, इसमें आपको एक टर्म मिलेगा टी हाफ। टी हाफ होता क्या बेसिकली, इसके बारे में जाने। टी हाफ को हम लोग कहते हैं हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड है क्या बेसिकली, जैसे अभी हमने एक रिएक्शन लिखा था, A was converted into B and at t equal to 0 its initial concentration is A naught and that should be 0। इसके कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा होने में, हाफ होने में जो टाइम लगता है, दैट टाइम इज कॉल्ड टी हाफ। इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ होने में जो टाइम लगता है, दैट टाइम इज कॉल्ड टी हाफ। तो आधा होगा तो कितना बचेगा, ए नॉट बाय 2। यहां भी कोफिशिएंट 1 है, सो यू कैन राइट ए नॉट बाय 2 बिकॉज कोफिशिएंट इज 1। तो टी हाफ को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, टी हाफ को हम लोग डिफाइन करेंगे टाइम टेकन
to convert initial concentration to half of initial concentration. Half of initial concentration is called T half. मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान दे दो आप इस बात पे. मैं कह रहा हूं फ्रेंड, टाइम टेकन टू कन्वर्ट इनिशियल कंसंट्रेशन, शुरू के कंसंट्रेशन को हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन, और स्टार्टिंग का हाफ होने में जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड टी हाफ. चलिए इससे रिलेटेड कुछ बातें देखते हैं. अभी हम लोगों ने इक्वेशन लिखा था जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का, और इक्वेशन कुछ ऐसा था k इक्वल टू ए नॉट माइनस, क्या लिखेंगे फ्रेंड, AT बाय में क्या था, T. अब आप कर रहे हो क्या, इनिशियल का आधा हो जाए, मतलब जो रिमेनिंग है वो कितना बचा हुआ रहे, दैट शुड बी ए नॉट बाई 2, और ये टर्म मेरा क्या हो जाएगा, T हाफ हो जाएगा. सो वी कैन राइट ए नॉट बाय में क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, 2T हाफ. दिस इज द रिलेशन ऑफ K. K के साथ हम लोगों का रिलेशन निकल गया. अब आप इस रिलेशन को बहुत ध्यान से देखो. तो यहां पे आप देख रहे हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, T हाफ इक्वल टू व्हाट, ए नॉट बाय में क्या लिखेंगे, 2K. देख रहे हो T हाफ कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ये तो कांस्टेंट हो गया, बट ये क्या है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा. ऐसा ही टर्म्स T हाफ की तरह का बहुत सारा टर्म्स आपको मिलेगा, तो आपको से घबराना नहीं है, इजिली से सॉल्व करना है. जैसे कहीं आपको T3/4 लिखा हुआ, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब हुआ इनिशियल कंसंट्रेशन का 3/4 डिकम्पोज होने में, 3/4 डिसएपियर होने में. तो इसका 3/4 कंप्लीट होने में, रिएक्शन 3/4 कंप्लीट हो जाए, मतलब उतना डिसएपियर हो जाए. जैसे A bars converted into P at T equal to 0. If its initial concentration is A naught, then this should be 0. And at T equal to T3/4, मतलब क्या हुआ, A naught minus 3A naught by 4. ये अलग है कि कोएफिशिएंट सेम है तो इतना ही फॉर्म होगा, बट जो रिमेनिंग्स बचा, जो बचा हुआ था, वो कितना रिमेन्स हुआ, हाउ मच बचा हुआ, कितना रह गया, A naught by 4. 3/4 जब कंप्लीट हो जाएगा, टाइम टेकन टू कन्वर्ट कंप्लीट 3/4 कंप्लीट होगा, तो इतना क्या हो जाएगा, दैट इज व्हाट रिमेनिंग, इतना आपको क्या रह जाएगा, बचा हुआ कंसंट्रेशन रह जाएगा. यदि हम लोग बात करें उसी इक्वेशंस पे जाएं, तो क्या हम लोगों ने पढ़ा था, T इक्वल टू ए नॉट माइनस AT बाय में क्या लिखे थे फ्रेंड्स, यहां पे K लिखे. अब यदि मैं आपसे कहूं कि ये ए नॉट है, तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन कितना होगा, बचा हुआ कितना रहा, 3/4 कंप्लीट होने में, 3/4 तो कंप्लीट हो गया, तो बचा हुआ कितना रहा, बचा हुआ रहा ए नॉट बाई 4, और यहां पे क्या लिखेंगे, K. लेकिन अब ये T मेरा बन जाएगा 3/4, तो T 3/4 का वैल्यू लिखेंगे फ्रेंड्स, तो दिस बिकम्स, यदि हम इसको लिखना चाहेंगे तो अगेन आएगा 3A नॉट बाय में क्या हो जाएगा, 4, और यहां पे क्या होगा, K. तो यहां पे देख लो कंसंट्रेशन के, ये भी डायरेक्टली ही प्रोपोर्शनल है, बट यहां जो कांस्टेंट है वो 3/4K है. इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको आ ही जाएगा 3 नॉट बाय 4, और 4 से मल्टीप्लाई होगा. सो दिस इज द T3 हाफ. होप करता हूं ये चीजें आपको समझ आई होगी. चलिए इसे लिख लीजिए. चलिए आगे बढ़े थोड़ा. तो इस तरह का क्वेश्चंस होगा, इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं. जैसे कहीं दिया रहे T7/8, व्हाट डज इट मीन, इनिशियल कंसंट्रेशन का 7-8 डिसएपियर होने में, कंप्लीट होने में जो टाइम लगे. जैसे यदि मैं आपसे कहूं A है, दैट वाज कन्वर्टेड इनटू B एट T इक्वल टू 0 ले फ्रेंड्स, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी तो 0 होगा. एंड एट T इक्वल टू T, इस A नॉट में से कितना डिसएपियर होगा, 7/8 A नॉट, तो कितना फॉर्म होगा, 7/8 A नॉट.
ओके, तो रिमेनिंग्स कितना बचा हुआ रहेगा? बचा हुआ रहेगा ए नॉट बाई में 8। तो ये मेरा रिमेनिंग अमाउंट है। दिस वाज व्हाट? रिमेनिंग। अब यदि मैं आपसे कहूं कि इक्वेशन लिखने की बात करें तो t कितना हो जाएगा? t 7/8 हो जाएगा। अब इक्वेशन लिखें तो क्या लिखेंगे? k इक्वल टू या t इक्वल टू क्या लिखे थे फ्रेंड्स? a नॉट माइनस 80 बाय में यहां पे क्या लिखा था? k। अब यहां पे जब t 7/8 करोगे तो इनिशियल तो अपनी जगह पे रहने दो, रिमेनिंग कितना होगा बोलो? a नॉट बाय 8 बाय में क्या लिखेंगे? k। तो t 7/8 कितना हो जाएगा? आप खुद ही देख लो। 7a नॉट बाय में क्या होगा फ्रेंड्स? 8k होगा। ओके, होप करता हूं ये बातें आपको समझ में आई होगी। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गया? 7a नॉट बाय 8k देख लो। तो इस तरह से यदि कहीं दिया हुआ रहे कि इतना 7/8 का मतलब हुआ इनिशियल कंसंट्रेशन का 7th डिसअपियर होने में, या हम ये कहें कंप्लीट होने में। तो कंप्लीट होने का मतलब डिसअपियर होना होता है। इतने में से इतना डिसअपियर होगा तो इतना रिमेनिंग होगा। तो फॉर्मूला लगाएंगे तो मुझे ये दिखेगा। चलिए, होप करता हूं ये सारी चीजें आप समझ सकते हो। अब थोड़ी सी बातों को आगे बढ़ाते हैं। यूनिट देखते हैं। यूनिट ऑफ K in zero order reaction। ओके, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में इसका यूनिट देखते हैं। एक जनरल इक्वेशन लिखता हूं, रेट इक्वल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to concentration of a to the power n, where n is what? This is nth order of reaction. nth order of reaction. तो rate equal to यहां पे क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? k लिखेंगे और इसे क्या लेंगे फ्रेंड्स? मोल पर लीटर लेंगे और यहां पे पावर क्या करेंगे? n करेंगे। यदि रेट का यूनिट लिखो तो बताया था मोल पर लीटर पर सेकेंड या मिनट आवर जो भी लेना ले सकते हो यहां पे सेकेंड की जगह। दिस इज इक्वल्स टू k, इसको लिखेंगे मोल टू द पावर n और यहाँ पे लीटर पे पावर माइनस। क्या यहाँ से k निकाला जा सकता है? बोलो बिल्कुल निकाला जा सकता है। यदि k निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? मोल 1 माइनस कितना हो जाएगा? n, और ये हो जाएगा लीटर n-1, साथ में होगा सेकेंड इनवर्स। तो क्यों नहीं इस जनरल फॉर्मूले को याद रखा जाए और कहीं भी यदि आपसे पूछे किसी भी ऑर्डर ऑफ एक्शन को, जैसे यहाँ पे हम लोग को जीरो ऑर्डर की बात है तो लेट कर लेता हूँ। लेट n इक्वल टू क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? 0। तो 0 यहाँ पे पुट करो ना, क्या बनेगा? k इक्वल टू, बोलो यहाँ पे 0 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा? ये मोल का मोल ही रह जाएगा। और यहाँ पे यदि 0 पुट करेंगे तो क्या होगा? लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, 1 का 2 का जिसका भी निकालना आप निकाल सकते हो। लेकिन आप चाह रहे हो कि फॉर्मूला ना लगाएं, फॉर्मूला भूल गए तो भी आपके लिए कुछ है नहीं, क्योंकि आपने पढ़ा था रेट इक्वल टू k, a पे पावर क्या था? 0। बेसिकली जब ये 0 हो गया मतलब 1 हो गया तो जो रेट का यूनिट होगा वो k का यूनिट होगा। और रेट का यूनिट क्या होता है फ्रेंड्स? मोल पर लीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द यूनिट ऑफ k। तो यूनिट ऑफ k में आपको कंफ्यूजन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए इसको थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसमें ग्राफ्स जरा देखते हैं हम लोग, डिफरेंट कंसंट्रेशन के साथ इसके ग्राफ्स को कैसे प्लॉट करें। हेडिंग करें आप लोग ग्राफ्स। सबसे पहला ग्राफ हम लोग देखते हैं, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ यदि आप प्लॉट करो तो अभी आप जस्ट पढ़े हो a to the power 0 मतलब इंडिपेंडेंट फ्रॉम कंसंट्रेशन। इंडिपेंडेंट फ्रॉम कंसंट्रेशन मतलब क्या हुआ कि यदि हमने y एक्सिस पे रेट लिया और इधर कंसंट्रेशन लिया और चाहे हमने जितना भी कंसंट्रेशन को यहाँ पे बढ़ाया तो रेट पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाएं रेट मेरा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। कंसंट्रेशन से ये क्या हो गया? बेसिकली इंडिपेंडेंट टर्म हो गया। दिस इज इंडिपेंडेंट। आप इसको जितना मन बढ़ाना है बढ़ाओ, बढ़ाते जाओ फिर भी आपका रेट यहाँ पे क्या रहेगा?
कांस्टेंट रहेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम व्हाट? कंसंट्रेशन। रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन से क्या होता है? इंडिपेंडेंट। तो आप देख ही रहे। दूसरा लिखें, सेकंड, दूसरा रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम। टाइम के साथ क्या देख रहे हो? टाइम के साथ आप देख रहे हो कि रेट का ग्राफ जब हम लोग टाइम के साथ प्लॉट करते हैं तो कैसा ग्राफ आता है? कांस्टेंट आता है, क्योंकि टाइम मेरा बढ़ता जाएगा, फिर भी रिएक्शन क्या है? एक स्मूथ रेट से प्रोसीड करता जाता है। यदि हम टाइम को बढ़ाते भी जाते हैं फिर भी मेरा रेट क्या होता है? एक स्मूथ रेट से प्रोसीड करता है, इंडिपेंडेंट होता है वो। क्लियर हो पा रहा है? तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? कांस्टेंट होता है, कंसंट्रेशन के साथ भी, और साथ में किसके साथ होता है? टाइम के साथ भी होता है। ओके, तीसरा ग्राफ लेते हैं हम लोग, थर्ड। तीसरे ग्राफ में हम लोग लिखेंगे एटी वर्सेस टाइम। आपको याद है इक्वेशन में आपको क्या बताया था? मैं आपको बताया था ए नॉट माइनस एटी बाई टी इक्वल टू क्या बनाया था? के। तो ए नॉट माइनस एटी इक्वल टू क्या लिखे थे फ्रेंड्स? के टी। तो मैं आपसे कहूं कि यदि ए नॉट का वैल्यू एटी का वैल्यू हम यहां से लिखना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ए नॉट माइनस के टी होगा। मैथमेटिकली देखो तो ये इसको आप लिख सकते हो y इक्वल टू सी माइनस एम एच, तो आप लिख सकते हो। खुद ही आप देख लो, यदि हम यहां पे ग्राफ प्लॉट करें एटी वर्सेस टी, क्या लग रहा है? कैसा ग्राफ आएगा? स्ट्रेट लाइन विद द डिक्रीजिंग स्लोप आएगा। तो जो स्लोप का वैल्यू यहां पे होगा वो किसके बराबर होगा? माइनस के बराबर होगा। डिक्रीजिंग स्लोप होगा। स्लोप क्या हुआ? डिक्रीजिंग हुआ। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन सीधा सीधा आपको दिख रहा है। चलिए तीसरा ग्राफ प्लॉट करते हैं, चौथा, फोर्थ। फोर्थ ग्राफ लेते हैं x वर्सेस t। x में आपको बताया था कि x मेरा डिसअपियर्ड अमाउंट था। क्या था? डिसअपियर्ड अमाउंट। याद है ना? 80 बराबर मैं आपको बताया था, यदि याद हो तो a नॉट माइनस एक्स होता है। डू यू नो द इक्वेशन? a नॉट माइनस 80 बाई के इक्वल टू क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? t लिखेंगे। तो यहां पे मैं आपको बताया भी था कि इस वाले वैल्यू को लाके यहां पे रख देते हैं। तो रखने के बाद होता है बेसिकली ए नॉट माइनस ए नॉट प्लस एक्स बाई के इंटू टी। दोनों कटा तो क्या होगा? x बाई के इक्वल टू टी। एक्स इक्वल टू क्या होगा? के टी। वाई इक्वल टू क्या होगा? एम एक्स। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। यदि आपको x वर्सेस t किसी ने ग्राफ कहा तो आपको बताना होगा कि टाइम के साथ क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा, एंड दैट शुड बी व्हाट? स्लोप। स्लोप का वैल्यू यहाँ पे किसके बराबर होगा फ्रेंड्स? k के बराबर होगा। होप करता हूं ये चीज भी आपको समझ में आ गया। चलिए पांचवा ग्राफ देखते हैं, टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन का ग्राफ। टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन का ग्राफ, ए नॉट का ग्राफ देखते हैं। इक्वेशन याद है आप लोगों को? याद होना चाहिए। क्या बताया था? टी हाफ इक्वल टू ए नॉट बाई में 1/2k, ऐसे इक्वेशन था। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको समझ रहे हो। 1/2k इंटू ए नॉट। आप इसके साथ ग्राफ प्लॉट करोगे तो y इक्वल टू अगेन एम एक्स। देखो फ्रेंड यहाँ पे स्लोप 1/2k हो गया, और यहां जो ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे 1/2k वर्सेस ए नॉट का जो ग्राफ प्लॉट करेंगे, दैट ग्राफ इज पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड द वैल्यू ऑफ द स्लोप जो tan थीटा का वैल्यू होगा, जो मेरा स्लोप देगा, दिस इज इक्वल टू 1/2k के बराबर होगा। आप चाहो तो 3/4 के साथ भी ए नॉट कंसंट्रेशन का ग्राफ प्लॉट करोगे। जैसे
देख लेता हूं ये भी टी हाफ वर्सेस T3/4 वर्सेस A0। इक्वेशन तो बनाया था, क्या बनाया था याद आ रहा है? A0 माइनस AT बाई K इक्वल टू T। इनिशियल कंसंट्रेशन का आप क्या कर दो, 3/4 कर दो तो बचा हुआ कितना रहेगा? दिस वन, और ये होगा K, और दिस बिकम 3/4। तो याद है ना आपको 3A0 बाई में कितना होगा फ्रेंड्स? 4K इक्वल टू T3/4। क्या फर्क पड़ेगा? आप लिख सकते हो इस बात को T3/4 इक्वल टू 3/4K इंटू A0। वी कैन राइट Y इक्वल टू mx। ओके फ्रेंड्स, अगेन वही सिचुएशन होगा, दिस वन, एंड नाउ वी आर गोइंग टू plot a graph, then we take 3/4 on y-axis and A0 on x-axis. So the graph is straight line passing through origin। जो स्लोप का वैल्यू होगा वो कितना होगा? 3/4 का होगा। तो कोई बड़ी बात नहीं, बेसिक सी बात है, ये आपको अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये हम लोग का ग्राफ था, ये इक्वेशन था, टी हाफ से रिलेशन था। लेकिन ये चीजें जब तब अच्छे से कंप्लीट होगा जब इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल्स लेंगे। न्यूमेरिकल्स हम लोग बहुत सारा करेंगे, बट स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स, प्रॉब्लम्स से स्टार्ट करते। प्रॉब्लम्स, पहला प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग, फर्स्ट प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन है, ये बेसिकली क्वेश्चन आया हुआ है IIT JEE 2010 में आया हुआ है क्वेश्चन। इंटीजर टाइप में क्वेश्चन दिया था, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन। देखिए कितना बेसिक सा क्वेश्चन है, यदि कॉन्सेप्ट आपको है तो पक्का बनेगा। कह रहा है कंसंट्रेशन ऑफ R इन द रिएक्शन, ये दिया हुआ क्वेश्चन। R का कंसंट्रेशन डिफरेंट टाइम इंटरवल पे दिया हुआ। R इज द मोलरिटी, ये दे रखा है 1 0.75, ये दे रखा है 0.40, ये दे रखा है 0.10, और यहां पे टाइम दे रखा है, क्या दे रखा है? 10 दे रखा है। दिस इज 0.0, दिस इज 0.05, दिस इज 0.12 एंड दिस इज 0.1। तो ये करा बेसिकली फ्रेंड्स कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एक्शन। मैं आपको एक बात बता दूं, जीरो ऑर्डर में A0 माइनस AT बाई T इक्वल टू K, एक इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा। मतलब हम ये कहें कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो ऑलवेज किसको मेंटेन किए हुए होगा? KT को मेंटेन होगा। मतलब जो KT का वैल्यू होगा वो इसके क्या होगा? इक्वल होगा। मतलब दो कंसंट्रेशन का जो डिफरेंस आएगा वो K इंटू T के क्या होगा? बराबर होगा। ये आपने थोड़ा ध्यान देना है। तो चलिए जरा इसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो आपको क्या देखना था, इन दोनों के बीच का, अभी और ऑर्डर ऑफ एक्शन पढ़ेंगे तो आप और अच्छे से रिलेट कर पाओगे। फिलहाल अभी तो एक ही आपने जीरो ऑर्डर पढ़ा है, इसलिए मैं आपको अभी इसी से रिलेट करके बता रहा हूं। जब आप सारे ऑर्डर ऑफ एक्शन पढ़ेंगे तो और भी मेथड्स हैं जिससे आप निकाल सकते हो ऑर्डर ऑफ एक्शन। तो देखो इन दोनों के बीच का कंसंट्रेशन डिफरेंस, यहां डिफरेंस, यहां डिफरेंस, यहां डिफरेंस, यहां डिफरेंस। जरा देख लेता हूं क्या है। पहले वाले इंटरवल की बात करें फर्स्ट में, तो कितना टाइम इंटरवल है पहले वाले में? 0 पॉइंट कितना हो जाएगा? 1 माइनस 0.25 बाय में कितना होगा? 0.05, तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 5। ये पहले वाले में हुआ। दूसरे वाले में देखें तो क्या होगा? 0.75 माइनस 0.40 बाय में कितना होगा? 0.07। सेकेंड वाले इंटरवल की बात कर रहा हूं, दिस इज इक्वल्स टू के, ये सेकेंड इंटरवल। तो के भी कितना हो जाएगा? के का वैल्यू इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? के भी 5 आ जाएगा, देख लो, है ना। 0.35 आएगा तो के आ जाएगा। तो ये हम लोगों का इस वाले इंटरवल के लिए हो गया, ये इस वाले इंटरवल के लिए हो गया। लास्ट वाले इंटरवल के लिए भी आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हैं। क्या निकालेंगे? के इक्वल टू, बोलो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? डिफरेंस करेंगे तो 0.40 माइनस 0.10
बाय में 0.10 बाय 0.18, तो ऊपर वाला फ्रेंड हो जाएगा 0.30, 0. यहाँ पे आपको आएगा इंटरवल कितना आएगा इन दोनों के बीच का 0.06, कितना आया 5 आया। देख लो, मैं भी आपको बताया था कि ये A0 माइनस AT जो KT के क्या होगा ऑलवेज इक्वल होगा। तो देख लीजिए तीनों में 5 आया। सो दिस रिप्रेजेंट व्हाट ऑर्डर ऑफ एक्शन। इसका राइट आंसर क्या होगा? इट्स राइट आंसर विल बी 0 ऑर्डर एक्शन। होप करता हूं ये चीजें आपको समझ आ गई होगी। इस इंटरवल के लिए लिखा, इसके लिए, और इस इंटरवल के लिए हमने इधर लिख दिया। चलिए, नाउ वी आर मूविंग इन द नेक्स्ट क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जो आज हम पढ़े, बेसिकली आज हम लोग उसी का एप्लीकेशन सीख रहे हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन यहां पे कर रहा है ए ड्रॉप 0.05 ml of a solution contains 3 into 10 to the power minus 6 mole of H plus ion. If the rate constant of disappearance, मतलब हम सीधे सीधे बात कहें तो रेट कांस्टेंट भी दे रखा है, रेट कांस्टेंट दे रखा है, K का वैल्यू दे रखा है 10 to the power 7 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ओके फ्रेंड्स, तो कह रहा हाउ लॉन्ग वुड इट टेक, हाउ लॉन्ग would it take for H plus ions in the drop to disappear तो क्या करना है? सिंपल सा क्वेश्चन है। बोलो सर यहाँ तो ऑर्डर ऑफ एक्शन वगैरह कुछ है नहीं, तो आप मान कैसे लोगे 0 ऑर्डर? आज ही की क्लास हमने इस 0 ऑर्डर के यूनिट की बात की थी। तो आपको याद होगा कि 0 ऑर्डर का जो यूनिट होता है K का, वो होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि रेट K के बराबर होता है, क्योंकि A0 पे पावर 0 होता है तो वैल्यू 1 आता है। मतलब ये कौन सा रिएक्शन हो गया फ्रेंड्स? दैट्स व्हाट वी वांट, 0 ऑर्डर रिएक्शन। तो कह रहा हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर H प्लस आयन इन द ड्रॉप टू डिसअपियर। अब ये 0 ऑर्डर हो गया, देन यू हैव टू अप्लाई द फार्मूला A0 माइनस क्या लिखेंगे फ्रेंड AT बाय में क्या लिखेंगे फ्रेंड्स K इक्वल टू क्या लिखेंगे फ्रेंड्स T। अब आप मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन? इनिशियल कंसंट्रेशन आपको यहाँ पे निकालना होगा। कैसे निकालेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन? 3 into 10 to the power minus 6 दिया हुआ है और ये ml में दिया हुआ है। तो एक काम करो ना, इसको आप किसमें कन्वर्ट कर लो? लीटर में। तो 10 to the power minus 3 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा आपको 10 to the power minus 6 into 10 to the power 3 और ये 5, और इसको लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे फ्रेंड? 100 लिख सकते हैं। आप खुद ही देख लो, इसको यदि हम लोग यहाँ पे कैंसिल करने की कोशिश करें तो ये 20 से कटेगा, तो दिस बिकम्स 60 into 10 to the power minus 3। दैट शुड बी द कंसंट्रेशन इन व्हाट? क्या होगा फ्रेंड्स? मोल पर लीटर हो जाएगा। क्योंकि हमने क्या किया? लीटर, बहुत सिंपल सा काम किया। लीटर मेरा ऊपर चला गया तो पॉजिटिव हो गया, और इसको हमने 100 कर दिया तो 20 से कैंसिल हुआ तो 60 into 10 to the power minus 3। तो चलो कंसंट्रेशन तो निकल गया, इनिशियल कंसंट्रेशन। अब कह रहा है कि हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर H प्लस आयन ड्रॉप डिसअपियर, पूरा का पूरा डिसअपियर हो जाए, मतलब ये टर्म क्या हो जाए? आपको 0 हो जाए। नहीं तो ये 0 हो जाएगा, उसमें टाइम टेकन पूछ रहा है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन हमें कितना दे रखा है? 60 into 10 to the power minus 3 and that should be what? 0। What is the value of K? K कितना दे रखा आप देख लो, 10 to the power 7 equal to T। तो सिंपल सा क्वेश्चन बन गया, 60 into 10 to the power minus 10 सेकेंड हो गया। Either you can write 6 into 10 to the power minus 9 सेकेंड, that was the correct answer। तो ऐसा भी क्वेश्चन बनता है, बेसिक सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो आप इसे नोट डाउन करो।
ओके फ्रेंड्स, इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल, इससे रिलेटेड सम्स हम लोग अभी लेंगे, बहुत सारा सम्स लेंगे इससे रिलेटेड, जो कि मैं आपको अगली क्लास में